नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के जो वीडियो सीरीज है बहुत ही काम का है, क्योंकि आज हम लोग यांत्रिकी एवं पदार्थ के गुण मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करेंगे। अगर आप इसमें बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो 12th लेवल का है। मैं पहले बता दूँ आपको, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में ये चीज़ समझाता हूँ कि 12th लेवल का जो प्रश्न होते हैं वो 12th जो पढ़े हैं बच्चे उनके लिए अच्छे हैं। अगर आपने अच्छे से 12th नहीं पढ़ा है तो मुश्किल है समझना, क्योंकि उसके सारे थ्योरीज पढ़ने के बाद ही तो वो समझ में आएगी। तो ऐसा नहीं कि उसके लिए परेशान हो जाना है। कुछ क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये मतलब ध्यान रखना है कि 10th क्लास तक का लेवल का जो भी है, 1 से 10th क्लास तक का, वो आपके माइंड से स्किप नहीं करनी चाहिए। आपका रिजल्ट वही बनाएगा। आपको मैं बता देना, तो टीचिंग परीक्षा में जो भी होती है 12th क्लास की यदि बात करें तो बहुत ही कम क्वेश्चन बहुत बच्चों से नहीं बन पाती है, तो उससे रिजल्ट पे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लमसम स्टूडेंट का वही स्थिति है 12th क्लास का। अब मान लेते हैं 1 लाख में 2, 4, 5 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट या 100 स्टूडेंट है, तो उससे कोई बहुत बड़ा अंतर आपको नहीं देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैं अभी तक जितने बच्चे को अभी ट्रीट कर रहा हूँ, जितने बच्चे को टीच कर रहा हूँ, हमको एक फील हो रही है कि लमसम के साथ यही है कि 12th क्लास उसके साथ प्रॉब्लम है। तो घबराना एकदम नहीं है, ठीक है। ये बुक बनाना है, एडवांस बनाया गया ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। और क्वेश्चन भी सबके नीचे लिखा हुआ है कि कौन सा साल में आया है और किस चीज़ के लिए आया है। इसमें देखिएगा 11 12 का भी ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो उस क्वेश्चन को यदि पल्ले पड़ेगा तो ठीक है, नहीं पड़े तो उसको स्किप मार दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न से आपके सामने मैं थोड़ा सा और जूम कर देना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा नहीं जूम करूँगा इसलिए भी क्योंकि मुझे अभी लिखने पड़ेंगे, तो वो जहाँ पे वहाँ लिखेंगे। पेज निकाल ले रहा हूँ, इसी के नीचे रखा था जी। बताइए जरा, पढ़ने आता है? पढ़िए। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? आपको धक्का देना है किसी भार को। आप खड़े होने की स्थिति में, जमीन पर लेट जाने की स्थिति में, बैठने की स्थिति में, उपयुक्त में से एक से अधिक में। तो जब तक आप खड़े हैं तो सबसे अच्छा आप धक्का दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फार्मूला होता है, ये मैं टॉर्क लिखा हूँ, T इक्वल टू वेक्टर R इंटू वेक्टर F होता है, ठीक है। ये फार्मूला बताता है आपको कि खड़े होने की स्थिति में आप सबसे अच्छा किसी चीज़ को धक्का लगा सकते हैं। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मिट्टी के तेल के बर्तन में क्या है? मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह, सोच के बताइएगा, सतह गिरेगा। फिर से सुनिए, जैसे ही पानी पिघलता जाएगा, पानी कहाँ जाएगा? मिट्टी के तेल के नीचे जाएगा, मिट्टी का तेल ऊपर आ जाएगा। बात समझ में रहा है? मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह में अगर ये मिट्टी का तेल इसमें डाला हुआ है, जैसे ही बर्फ़ का टुकड़ा आप डालिएगा तो जानते हैं वो पानी के अंदर चला जाएगा, तेल के अंदर चला जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा। उल्टा बोला जा रहा है क्योंकि उल्टा सिचुएशन दिया है ना। अब इस कंडीशन में आपका क्या होगा पता है? जैसे जैसे पिघलता जाएगा पानी नीचे आएगा, ये सतह नीचे फिर इतना नॉर्मल पे आ जाएगा। बात समझ में आई? इसीलिए सतह नीचे की तरफ गिरेगा। भू स्थिर उपग्रह घूमती है। भू स्थिर उपग्रह की यदि बात करें दोस्त, 1 सेकेंड दे दीजिए मुझे। भू स्थिर आप सोच के बताएं मुझे कि क्या है इसका कहानी। बता पाएंगे क्या आप? स्थिर ऊंचाई पर, भू स्थिर लिखा है ना, स्थिर का मतलब स्थिर ऊंचाई पर। जैसे मान लेते ये पृथ्वी है और इसको आपने यहाँ पे फीड कर दिया, और यहाँ से सपोज कीजिए पृथ्वी से इसकी दूरी मैं मान के चलता हूँ x है, तो आप जान लीजिए ये इतना ही गोलाई में हमेशा नाचता रहेगा। ऐसे आपको पता है हर जगह x ही दूरी रहेगा, इसका कहीं भी रहेगा तो x ही दूरी पर नाचता रहेगा। बात समझ में आया? जी हाँ, भू स्थिर का मतलब अब आप अच्छे से समझ गए हैं। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है? स्थिर रहती है, संचित रहती है। जो गिर रहा है ऊपर से उसका ऊर्जा की यदि बात करें तो वो पूरी स्थिर रहती है, कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। 5 नंबर क्वेश्चन पर आइए, देखिए जरा क्या बता पाएंगे कि नहीं।
कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर फायरिंग के लिए सेट किए गए एक रॉकेट का वजन 50 किलोग्राम और इसमें 450 किलोग्राम ईंधन है। इसका अधिकतम निकास वेग 5 किलोमीटर प्रति सेकंड हो सकता है। लॉन्चिंग पैड से इसे थोड़ी ऊपर उठने के लिए इसकी ईंधन खपत की न्यूनतम दर को क्या होनी चाहिए? ये एक फार्मूला से निकलता है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप समझिएगा ज़रा। थोड़ा सा मैं इधर कर दूँ, हाँ ध्यान दीजिए। एक फार्मूला है dm/dt, बात समझ में आई? यानी यहाँ हो जाएगा आपका 400 + 50 × 9.8 बटा के नीचे हो जाएगा आपका 5 × 10 के पावर 3। यहाँ पे मैं गलत लिख रहा हूँ, 450 होना चाहिए। 450 और प्लस 50 दोनों जोड़ देंगे, कुल दरमान यहाँ लिखा जाएगा और इंटू 9.8 हो जाएगा और 5 × 10 के पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि आप देख सकते हैं किलोमीटर पर सेकेंड में दिया गया है, तो इसको 10 के पावर 3 जब आप कर देंगे तो ये सेकेंड में आपका मीटर में आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। 500 हो जाएगा, 500 × 9.8, यहाँ पे 500 इधर कर लेते हैं, 500 × 10 कर सकते हैं। 500 से 500 कट गया, एक जीरो जाएगा, एक अंक इधर कर देगा, यानी 0.98। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 0.98 किलोग्राम प्रति सेकेंड। बात समझ में आया? ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हैं। जब मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ, हाँ बता दूं मैं, जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे, ये सेकंड वीडियो मतलब बाद का वीडियो है, कई वीडियो आ चुका है इससे पहले। आपको ना ये सारे जो क्वेश्चन है इसके सारे सॉल्यूशन इसी बुक के आपको पीडीएफ के तौर पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें देंगे, उसमें से और आप बहुत कुछ देख सकते हैं, एक्स्ट्रा बातें आप सीख सकते हैं। ठीक है, जो 12th वाले जो स्टूडेंट जो स्ट्रॉन्ग है 12th में, उन लोग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, पीडीएफ देख लेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बल विभव V ब्रैकेट के अंदर R है = -k/r⁴ में वृत्तीय कक्षाओं पर विचार कीजिए। आप देख सकते हैं ये 9th-10th में आया हुआ क्वेश्चन था। ये नहीं सोचिए कि है 11th-12th लेवल का क्वेश्चन, लेकिन 9th-10th के एग्जाम में आया था। स्टेट में भी आ जाता है इसी टाइप का। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए आप, 9th-10th में ही आया है आपका 26/8/2023 को BPSC TRE 1 पार्ट 2 में आया था। इसका माइंड में रखिएगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल क्वेश्चन आएगा कि केंद्रीय बल विभव VR = -k/r⁴ में वृत्तीय कक्षाओं पर विचार कीजिए, जहाँ 0 से बड़ा है k और n जो है 2 से छोटा 0 से बड़ा है, यानी 0 और 2 के बीच है। यदि त्रिज्या r की एक वृत्ताकार कक्षा की समय अवधि T1 और त्रिज्या 2r की एक वृत्ताकार कक्षा की समय अवधि T2 है, तब T2/T1 क्या होगा? आपसे ये पूछ रहा है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे ना 6 नंबर को, तो आपका आंसर जो आने वाला है वो आएगा आपका 2 to the power n/2 + 1, 2 के पावर n/2 + 1 इसके सॉल्व करके आएंगे। इसका मैं पीडीएफ में सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, वहाँ पे आप अच्छे से देख लेंगे। जो भी 12th नहीं अच्छे से पढ़े वो प्लीज़ इन ऐसे क्वेश्चनों पे पागल मत होइएगा। मैं फिर से एक बार बोल दूँ, क्योंकि ये कुछ भी नहीं समझ में आपको आएगा, कितना भी समझाने की कोशिश करेगा नहीं आएगा, क्योंकि इसका पूरा थ्योरी जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगी। में बहुत सारी कॉन्सेप्ट है, कम से कम 6-7 कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए मैं प्रोवाइड करूंगा। जो लोग 12th पढ़े हुए हैं वो लोग अच्छे से आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जो लोग नहीं पढ़े प्लीज़ इग्नोर करिए ऐसे प्रश्न को, आगे बढ़िए। सेवन नंबर क्वेश्चन का रहा है, द्रव्यमान M1 के प्रक्षेप्य और द्रव्यमान M2 के लक्ष्य के साथ प्रकीर्णन में प्रयोगशाला तंत्र TL और द्रव्यमान केंद्र तंत्र TC में कुल गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होता है? तो ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं, निकाला भी जा सकता है, बट इसको याद रखने में ही भलाई है डायरेक्ट, कि इसका आंसर होता है M1 + M2 और रेशियो M2 का बनता है इसमें। ओके, 8 नंबर प्रश्न बताइए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 8 नंबर प्रश्न।
पढ़ा आपने, कह रहा है एक निश्चित समय के लिए किसी तरल पदार्थ के प्रवाह के वेग, ये भी आया था 9th में, ये भी 9th का ही है। एक निश्चित समय के लिए किसी तरल पदार्थ के प्रवाह के वेग के विश्लेषण में एक अंतरिक्ष स्पेस वक्र खींचा जाता है ताकि यह वेग सदिश के लिए हर जगह स्पर्श रेखा हो। इस वक्र को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो इसे धारा रेख के रूप में जाना जाता है। ठीक है, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती है? कौन सा वो फंक्शन होता है? इसको बोलते हैं बर्नौली का सिद्धांत पे वो काम करती है। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रयोग में राशियां ए बी सी मापी जाती है तथा प्रचाल y इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई C4 की गणना की जाती है। यदि ए बी सी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1%, 2% तथा 3% है, तब y में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? आपसे ये पूछ रहा है। आइए इसे थोड़ा सा देखते हैं सॉल्व करके कैसे बनेगा 10 नंबर। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं y इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई C⁴ दिया गया है। ठीक है, यस सर। y में जो प्रतिशत त्रुटि है वो मैक्सिमम की बात करते हैं। यहाँ मैं m लिख दे रहा हूँ, चाहे m x कर दे रहा हूँ, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। तो देखिए, परसेंट की बात करते हैं। यहाँ पे 1%, 2 का 2% करेंगे, उसी तरह 4 का 3% करेंगे, तो 1 का 1%, 1%, यहाँ 4% हो जाएगा और यहाँ पे 12% हो जाएगा। पूरा अगर कैलकुलेट करने का आप कोशिश करेंगे क्या हो जाएगा? 12 4 16 1 17% का त्रुटि देखने को मिलेगी आपको। यदि अवमंदन बल मंदन बल के उल्टा है, अवमंदन बल वेग के समानुपाती हो तो बताइए कि किसी दोलन का अनुपातिकता स्थिरांक क्या होगा? आंसर होगा kg प्रति सेकेंड, kg प्रति सेकेंड होगा। 36 तल से थीटा कोण पर झुके हुए एक समतल के शीर्ष से एक कण को u गति से प्रक्षेपित किया जाता है। कण के प्रक्षेपण बिंदु से समतल पर कण के दूने की दूरी होगी। ये याद रखेंगे आप, 2u² tan थीटा सेक थीटा होता है। ठीक है, tan थीटा और सेक थीटा होता है। ये सब डायरेक्ट आपको याद रखना है, फार्मूलाज को याद रहता है तो ठीक, नहीं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें बहुत सारे 12th के क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, यहाँ से इस पेज पर जितने क्वेश्चन अभी मिलेंगे सारे 11th 12th क्लास में पूछे हुए क्वेश्चन हैं आपके सामने। इसके बाद जितने भी सारे हैं लमसम, थोड़ा सा लास्ट में फिर चेंज हुआ है, तो आइए देख लेते हैं। मैं फिर बोल दे रहा हूँ एक बार, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आप 10th लेवल तक का तैयारी कर रहे हैं तो 12th को उतना भी ज़्यादा नहीं है। 11 12 का पढ़ाता रहता तो फिर उसमें मैं ज़रूर कहता कि हाँ इस पर फोकस करते जाओ। आप 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक ब्लॉक को 36-30 डिग्री के कोण पर स्थित एक चिकनी ढलान पर ऊपर खींचा जाता है। यदि ब्लॉक 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से उठता है तब गतिशील होने के लिए 4 सेकेंड बाद प्रदत्त औसत शक्ति क्या होगी? पावर आपसे पूछ रहा है, वाट में है, यानी सही है, वाट में ही रहता है आंसर। इसका आंसर जब सॉल्व करेंगे आपका आएगा 55.2 वाट आएगा। ठीक है, एक फार्मूला आप जानते होंगे, ये क्या है पहले तो ये समझ लीजिए।
ऐसा एक सरफेस पर m द्रव्यमान का एक चीज़ को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो पूछ रहा है अगर इसकी यहाँ से एंगल की बात करें तो ये बनाएगा आपका 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर 90 डिग्री यहाँ से ऐसे खींचा जाए तो इसके बीच में जो बनेगा वो 30 डिग्री का कह रहा है कि बन रहा है। तो नीचे की तरफ यदि बात करें ना तो इसी को बोलते हैं हम लोग mg साइन 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री का आया था, mg साइन 30 डिग्री हो जाएगा। और इस तरफ की अगर बात करें तो ये हो जाता है आपका mg cos 30 डिग्री। इसी फार्मूला के आधार पे इसके सारे निकलेंगे, आप वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे F = हो जाता है ma प्लस mg साइन थीटा, m का मान 2, a का मान आपका 2 + 2 गुना 9.8 × 1/2, क्योंकि यहाँ पे डालिएगा जैसे ही कितना 30 डिग्री तो 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो यहाँ से 4 आ गया प्लस 2 से 2 गया 9.8, 9 4 13.8 आ जाएगा। तो आप कहेंगे आंसर क्यों नहीं आया, तो अब निकालेंगे ना। हम जानते हैं 4 सेकेंड में दूरी कितना में 4 सेकेंड में दूरी की बात करते हैं। s बराबर हो जाएगा आपका हाफ at², 16 आ जाएगा। तो w बराबर क्या होता है, w बराबर fs, f का मान कितना हो जाएगा 13.8 × 16, इसको गुना करेंगे 16 28 से पॉइंट 16 48 0 16 6 22, कितना आया 220.8 आया यहाँ पे। ठीक है, ये जूल आ जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे P = W/T। ध्यान रखिएगा टाइम यहाँ पे 4 लेंगे, 4 सेकेंड के लिए बोला है, 4 सेकेंड के बाद। तो हम क्या करेंगे 220.8/4, 4 × 20, 4 × 20, 4 दूनी 8, 55.2 वाट आ जाएगा। समझ में आया? आप इसको जब देखिए, ये सब क्वेश्चन मैं फिर एक बार बोलूँगा, जब आप बनाने जाएंगे इसमें कई कॉन्सेप्ट लग जाएंगे, क्योंकि 10th लेवल की नहीं है, थोड़ा सा अपर लेवल का है, तो कई कॉन्सेप्ट एक साथ लगेंगे। F बराबर ma प्लस mg साइन थीटा हो जाएगा। इससे निकालेंगे हम लोग, तो फोर्स यहाँ से निकल चुका है। फिर 4 सेकेंड में दूरी निकालेंगे। S बराबर असल में u प्लस हाफ at² होता है, लेकिन u को हम 0 कर हो जाएगा इसलिए हटा दिए, हाफ at² से निकाल लिए हम, 16 यहाँ पे आया। उसके बाद हम जानते हैं W और Fs होता है, तो यहाँ पे जब वैल्यू डालेंगे तो यहाँ से इतना हमको W वर्क निकल के आएगा। और पावर बराबर हम जानते हैं वर्क कितना काम आप कितना समय में किया। तो 4 सेकेंड के लिए तो क्या आपने किया, तो 220.8 जूल किया, तो इस पर ऊपर लिख लेंगे 220.8 जूल बटा के नीचे 4 लिखेंगे, जो टाइम दिया गया है 4 सेकेंड उसके लिए। तो यहाँ निकल के आएगा 55.2। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तब तक मैं पेज को फोल्ड कर रहा हूँ। आ गया मैं। 14 नंबर पे बात करते हैं। किसी वस्तु के औसत वेग और औसत गति का अनुपात क्या होता है? इसको 1 या 1 से कम होगा, 1 हो सकता है या 1 से कम होगा। दो समान द्रव्यमान वाले वस्तुओं के आमने सामने के प्रत्यास्थ टक्कर में क्या घटना होगा? देखिए, एक चीज़ आप जानिए, इसमें ऐसा जब भी होगा ना तो वेग में चेंजिंग आएगा, वेग में चेंजिंग आएगा, संवेग में भी चेंजिंग आएगा। तेज गति वाले वस्तु धीमा होता है और धीमा गति वाला तेज होता है, ये भी सही है, समान गति है इसीलिए। तो इसका आंसर क्या, डी डालिएगा, 1 से ज़्यादा। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में, गौर से सुनिएगा, घर्षण बल शामिल है? ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल कहाँ लग रहा है, आपसे ये पूछ रहा है 16 का। तो गतिज ऊर्जा की उष्मीय गति, गतिज ऊर्जा के कारण का उष्मीय ऊर्जा में बदलना,
गति में कोई चीज़ है और वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होगा, यानी कहीं ना कहीं हवा के द्वारा या किसी न किसी चीज़ के द्वारा क्या हो रहा है वहाँ पे, जी हाँ, घर्षण लग रहा है। समझ रहे होंगे। एक आध क्वेश्चन के अलावा मुझे लगा सब आसान तरीका से मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है। आगे और देखिए, h ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरते हुए एक वस्तु उसके मार्ग में h ऊंचाई पर स्थित एक झुके तल से टकराती है। अच्छी बात है। इसके प्रभाव से वस्तु के वेग की दिशा क्षैतिज हो जाती है। क्या बात है। जमीन पर वस्तु के पहुंचने के अधिकतम समय हेतु h/h का अनुपात होना चाहिए। जमीन पर वस्तु के पहुंचने के अधिकतम समय हेतु थोड़ा सा इमेज से कोशिश करते हैं समझने का। हुआ क्या कि यहाँ से कुछ चीज़ आया, ऐसे ड्रॉप हो रहा था, यहाँ टकराने के बाद ना ये कुछ इस प्रकार ऐसे गिरेगा, ऐसे आ रहा था, यहाँ टकराया और ये ऐसे होकर क्षैतिज होकर फिर नीचे आएगा। अंडरस्टैंड। मान लेते हैं ये थीटा डिग्री का एंगल यहाँ सेट हो रहा था, इसको नीचे की तरफ खींच देते हैं, h मान लेते हैं, ऊपर a आ रहा था, यहाँ से कुछ भी मानते हैं, यहाँ b आ रहा था, m के पास जाके सटेगा ज़मीन पे। पूरा ही ऊंचाई h है, सपोज कीजिए पूरा क्या है, h है, नीचे से ऊपर तक। सॉरी, अब दिखेगा आपको, माफ़ी चाहते, ज़्यादा ऊपर मैं लिख रहा था। फिर से बता दूं, जैसे यहाँ से कोई वस्तु आ रही थी, यहाँ टकराई, तिरछा ये सरफेस होने की वजह से, और ये क्षैतिज हो गई और फिर जाके ऐसे कर्व होते हुए यहाँ पे सटी आकर। तो यहाँ पे मान लेते हैं थीटा का एंगल बन रही है, ये नीचे में h है और पूरा ऊपर से नीचे तक h की मान लेते हैं ऊंचाई है। यही बात यहाँ प्रश्न में कह रही है। तो ये जो घटना होगा 1:2 बनने वाली है। क्या होने वाली है? 1:2। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? तो इसका जो सॉल्यूशन है आप देखिएगा, PDF में भेज दे दूंगा, उस पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बड़ा होने वाला है सॉल्यूशन, आप उसमें जाके अच्छे से देख लीजिए क्या घटना हो रही है, आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, रबर बैंड को आप खींचते हैं, तो बताया कि ये पर ध्यान दीजिएगा, स्थानांतरित ऊर्जा किस रूप में स्टोर हो जाती है? बता पाएंगे क्या आप? जी हाँ, स्थितिज ऊर्जा में होती है। जब आप खींच के पकड़े हुए हैं तो स्थितिज ऊर्जा में वो सेव हो रही है। उन्नीस का जवाब दे जरा। कह रहा है 100 मीटर ऊंचे एक बिल्डिंग के शीर्ष से 0.03 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के टुकड़े को गिराया जाता है। उसी समय जमीन में 0.02 किलोग्राम द्रव्यमान वाली गोली को 100 मीटर प्रति सेकंड वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर दागा जाता है। गोली लकड़ी के टुकड़े में लगने के बाद अंतर्निहित हो जाती है, मतलब उसी के अंदर चली जाती है। गोली के लगने का समय क्या होगा? गजब का क्वेश्चन है। सबसे पहले बातों को समझिएगा। 15 नंबर में अगर हम देखें, ये ज़मीन है, ऊपर से कुछ आ रही है, नीचे से कुछ जा रही है। डिस्टेंस है 100 मीटर का, 0.03 kg का है ये, और नीचे का रफ्तार है 100 मीटर प्रति सेकेंड। 100 मीटर प्रति सेकेंड है। तो समय बराबर हम कह सकते हैं, जो टकराने में समय लगेगा d भाई हम कह सकते हैं जो नीचे से दागेगा उसका वेलोसिटी। तो डिस्टेंस है 100 का और नीचे से दागेगा 100 के रफ्तार से, तो कट क्या आएगा? 1 सेकेंड। आंसर हो जाएगा इसका आपका 1 सेकेंड। बहुत सारी बातों के यहाँ ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ गोली में टकराने में समय लगा बराबर होता है d बाई जो वेलोसिटी है, वो डिस्टेंस है 100 का, वेलोसिटी है आपका 100 का, दोनों कट जाएगा, 1 सेकेंड आपका आंसर आएगा। एक मशीन गन 700 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 60 गोली प्रति मिनट दर से फायर करती है, मतलब 60 गोली प्रति मिनट में बाहर निकलती है। यदि प्रत्येक गोली के द्रव्यमान 50 किलोग्राम हो तो बताया कि मशीन गन कितनी शक्ति विकसित होगी, कितना मतलब शक्ति उसमें वो होगा। तो जो दिया उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया v = 700 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट आपको दिया गया m बराबर 50 ग्राम, इसको kg में कितना कहिएगा? तो
50 इंटू 10⁻³ कर दे रहे हैं केजी में, 1000 से भाग दे रहे हैं। N/T कहेंगे अगर तो गोलियां बटा मिनट हो जाएगा, यानी 60/60, यानी 1 गोली प्रति सेकेंड के रफ्तार से चलेगा। अब आप थोड़ा सा दिमाग ये लगा कि मुझे बताइए, मतलब सोचिए कि फार्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं हम जान रहे हैं एक चीज़, P बराबर होता है ½ mv²/t। चूँकि n बार ये घटना हो रही है तो n से गुना भी कर देते हैं। सारे वैल्यू को डालना है यहाँ पे। डालूँ क्या? 1 × 1/2 50 × 10⁻³ इंटू 700 का स्क्वायर हो जाएगा। सारे वैल्यू डाल दिया, इसको सॉल्व अप भी करते हैं। यहाँ से 25 बार में कटेगा, 25 × 10⁻³ 7×7 49 और इस पर 4 जीरो। जब आप इसको देखेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो आ जाएगा 25 × 490 12,250 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे इतना वाट, 12,250 वाट बी नंबर आंसर हो जाएगा। गया दिमाग में कुछ? बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा है कि एक दीवार से जुड़ी स्प्रिंग है, कहीं दीवार से जुड़ी एक स्प्रिंग है, एक दीवार से जुड़ी एक स्प्रिंग स्थिरांक k वाले एक स्प्रिंग के विपरीत एक m द्रव्यमान वाले ब्लॉक को ढकेला जाता है। इस दीवार से सटे एक घर्षण रहित टेबल पर ब्लॉक फिसलता है, मतलब घर्षण को निगलेक्ट लेकर चलना है। स्प्रिंग की स्वाभाविक लंबाई l है तथा उसे उसी स्वाभाविक लंबाई से आधे के बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए, आधे के बराबर दबाया जाता है। जब ब्लॉक को छोड़ा जाता है, जब स्प्रिंग अपनी स्वाभाविक लंबाई प्राप्त कर लेता है तब ब्लॉक का वेग क्या होगा? ये हो जाएगा आपका L/2 K/m। समझिए क्या है। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई स्प्रिंग लगा है, ठीक है, खींचकर छोड़ा जाता है तो स्थिति चेंज होगा। जो पहले दूरी था वो L था, अब जो दूरी है वो L/2 है यहाँ तक का। स्प्रिंग का संपीड़न L/2 हो जाएगा। देखिए ऊर्जा के बारे में अगर बात करें, ऊर्जा संरक्षण के हिसाब से देखा जाए तो 1/2 हो जाएगा K और 1/2 का स्क्वायर, ½ mv² वाला फार्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे। तो क्या कहेंगे, 1/2 mv², v² हो जाएगा K/m इंटू L²/4। यहाँ से ये कटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो v हो जाएगा आपका K/m, L बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ये रूट में रहेगा क्योंकि 2 के लिए को बाहर आ जाएगा, 4 के लिए 2 बाहर आ जाएगा, ये अंदर में रह जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। माना कि आप ज़मीन पर रखे सूटकेस को उठाकर एक टेबल पर रखते हैं, ठीक है भाई, सूटकेस को मैंने उठाया, टेबल पर रख दिया। आपके द्वारा सूटकेस पर किया गया कार्य निर्भर किस चीज़ पर नहीं करेगा? सूट द्वारा किए गए मार पर इस पे नहीं करेगा, इस गतिविधि में इसके द्वारा लिए गए समय में इस पे भी नहीं करेगा, यानी एक से ज़्यादा आंसर हो गया तो इसको टिक मारिएगा डी, ठीक है। ये दोनों नहीं, डी हो जाएगा। इन चीज़ पर निर्भर नहीं करेगा, सूटकेस द्वारा लगाए गए मार्ग पर नहीं करेगा, इसकी गतिविधि में आपके द्वारा लिए गए समय पर भी नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, एक सुदृढ़ निकाय का कोणीय संवेग L है, उसकी गतिज ऊर्जा यदि आधी कर दी जाए तो उसका कोणीय संवेग क्या होगी? अच्छा सा क्वेश्चन है।
देखिए एल बराबर होता है एल ओमेगा, हाफ एल ओमेगा स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो। इसमें से कोई भी आंसर निकल के नहीं आएगा, इसका आंसर ई मारना होगा आपको। इसकी सॉल्यूशन आप पीडीएफ से देखेंगे, हम भेज देंगे आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे। 24 नंबर क्वेश्चन इसी तरह कह रहा है, माना कि एक लकड़ी छड़ के सिरों पर भारी द्रव्यमान वाले कण MA तथा MB जुड़े हैं। MA द्रव्यमान वाले छोर से R1 दूरी तथा MB द्रव्यमान वाले सिरे से R2 दूरी पर छड़ के लंबवत एक रेखा XY माने इस निकाय का XY के परित जड़त्व आघूर्ण होगा। याद रखिएगा इसका आंसर है MA R1 स्क्वायर प्लस MB R2 स्क्वायर। यह फार्मूला ही है, पूछ दिया आपसे। किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण कब प्रदर्शित होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जड़त्व आघूर्ण का ये 11-12 में वैसे पूछा गया है, 9-10 में पूछा जा सकता है। तो आंसर कहिएगा जब गति घूर्णी हो, जब गति घूर्णी हो उस समय क्या है, जड़त्व आघूर्ण प्रदर्शित होगा। कैसा लग रहा है सेशन जरूर बताइएगा। इसमें क्वेश्चन आसान नहीं मिलेंगे इस चैप्टर में, आपको सारे क्वेश्चन इसी टाइप के न्यूमेरिकल बेस या थोड़ा उटपटांग सही देखने को मिलेगा। लेकिन जो इसका थ्योरी है ना, मतलब सॉल्यूशन जो दिया हुआ उसको मैं लाऊंगा, वीडियो लाता हूँ, तो उसमें भी आपको कुछ नई बातें जानने को मिलेगा अच्छे से। दो असमान द्रव्यमान आपस में एक दबी स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है। जब एक माचिस से धागे को जलाकर स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो दोनों द्रव्यमान एक दूसरे को दूर झटकते हैं। समान किस समान से, मतलब झटका जो पड़ा है, ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या है, देखिए ऐसे समझिए। सपोज कीजिए ना कि यहाँ कोई ब्लॉक है, यहाँ कोई ब्लॉक है, इधर स्प्रिंग लगा है, इधर भी स्प्रिंग लगा है समान पावर से, और जैसे ही ये दोनों को तोड़ा जाता है एक बार में, सॉरी ये धागा को तोड़ना है। एक सेकंड रुकिए, किधर है, क्या दबा हुआ स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग है ना ये प्रेशर से दबा हुआ है, तो किधर का में मूवमेंट आएगा, इधर का में आएगा, क्योंकि स्प्रिंग को दबा हुआ है, कंजस्टेड किया हुआ है स्प्रिंग इन दोनों जगह पे। तो कौन सा चीज़ होगा जानते हैं, इसको बोलते हैं संवेग। समान संवेग से दोनों एक दूसरे को ठोकर मारेगा, यहाँ पे संवेग समान होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बताएं मुझे। बढ़ते ताप के साथ ठोसों में तापीय प्रसार का कारण क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं जालक कंपन की अप्रसंवादिता, जालक कंपन की अप्रसंवादिता। ये याद रखना होगा, थोड़ा सा टफ लैंग्वेज है बट आपको याद रखना है थोड़ा सा इस चीज़ को। 0.8 मिलीमीटर व्यास 1 मीटर लंबाई वाले एक स्टील के तार को दो बिंदु ए और बी पर दृढ़ रूप से बांधित कर दिया गया है, बहुत अच्छे से जकड़ के लगाया हुआ है, जो 1 मीटर की दूरी पर एक तल की स्थित है। एम द्रव्यमान वाले एक वस्तु को तार के मध्य इस प्रकार लटकाया गया है कि मध्य बिंदु अपनी प्रारंभिक स्थिति से 1 सेंटीमीटर झुका है। यदि तार का y इक्वल टू 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तब वस्तु का द्रव्यमान आपसे पूछ दिया है। कैसे, आपको कुछ समझ में आ रही है क्या बोल रहा है क्वेश्चन? मैं इमेज बनाऊँ क्या? सपोज कीजिए ये कोई सरफेस है, यहाँ ए मान लीजिए, यहाँ बी मान लीजिए, इसको मिलाइए ऐसे करके, और यहाँ पे लटका पड़ा है mg, और यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इधर कैपिटल टी मान लेता हूँ, इधर भी कैपिटल टी मान लेता हूँ। 50 सेंटीमीटर यहाँ सी मान लेते हैं। इस टाइप का कुछ इसका डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक और नाम यहाँ दे देता हूँ डी, तभी तो मैं बोलूँगा तो आपको समझ में आएगा। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ, सॉरी क्वेश्चन तो दिखना चाहिए, हाँ क्वेश्चन दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ बस। अब आइएगा जरा, मैं एक छोटा सा बात पूछता हूँ, एकदम बच्चा भी बताएगा। यहाँ 90 डिग्री बनता है, AD का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? तो कहिएगा AC स्क्वायर और प्लस
CD स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 प्लस 1 नहीं 2501, और AD निकालना हो तो यहाँ रूट लग जाएगा, 2501 है तो ये जब निकालेंगे ना तो तकरीबन 50.01 आ जाएगा अप्रॉक्सली, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 2501 यानी 2501 है, इसीलिए इस टाइप के थोड़ा सा आएगा, 50 के करीब ही रहेगा। लंबाई में वृद्धि आपको दिया हुआ है, लंबाई में वृद्धि ये हो जाएगा 0.01। विकृति की बात करें जो दिया है उसको लिख लेते 0.01, इसको भाग दे देंगे कितना से 50 से, तो ये निकल के आ जाएगा 2 × 10 के पावर -4, क्योंकि पॉइंट हटेगा नीचे 100 हो जाएगा, और 1 में जब 5 से भाग देंगे तो जब सॉल्व करेंगे ना तो ऐसे आ जाएगा आपका। इतना आप कर सकते हैं, आसान बात है। एक और पेज ले लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर करके इसी में आगे बढ़ाऊँगा। ये सब मैं चाहता हूँ कि छोड़ दूँ, मैं सही बताता हूँ, बट हम करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं कहने लगेंगे कि क्यों सर छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये सब समय लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन कोई स्टूडेंट लमसम स्टूडेंट नहीं बना पाएंगे, ये इस टाइप के आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई, हाँ कोई, मैं बोला ना जो 11th 12th अच्छे से कर रखा है सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए ये सब क्वेश्चन है। ये अभी क्या लग रहा है, ये बन गया, अभी बहुत लंबा भी जाएगा, बहुत सारी बातें अभी इसमें करना है हम लोग को, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप देखते रहें। जैसे हम एक चीज़ जानते हैं, ये तो आप नहीं जानते, वैसे मैं बता दूं, एस जो होता है यानी इसको प्रतिबल बोलते हैं। प्रतिबल एस जो होता है ये बराबर होता है इप्सल ई के बराबर। प्रतिबल एस जो है इसको अगर आप निकालने आएंगे 2 × 10 के पावर 12 × 2 × 10 के पावर -4 हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 के पावर 8 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तनाव इक्वल टू एक फार्मूला होता है, टेंशन जिसको बोलते हैं, प्रतिबल हम एस लिख दे रहे हैं, इससे समझ जाएगा, प्रतिबल गुने पाई × 0.08 का स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल यहाँ डाला जा रहा है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो आर का मान है 0.08। यहाँ क्या लिखा हुआ है इसी से समझिएगा। और यहाँ 0.08 क्यों लिखा गया है ये आपको सोचना है, क्योंकि 12th लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ तो इतना आपको समझना पड़ेगा। 0.8 है तो यहाँ हमने 0.08 क्यों लिखा है, ये सोच के मुझे बताइए ज़रा। समतुल्य स्थिति में यदि बात करें तो mg = होता है 2t cos थीटा। वैल्यू डाल के यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। आप m निकालने के लिए 2t cos थीटा बाई में आ जाएगा आपका g, वैल्यू डाल दे रहा हूँ, 2 × 4 है 10 के पावर 8 पाई 0.08 का होल स्क्वायर बटा के नीचे आ जाएगा 980। इसको आप सॉल्व करेंगे 82 ग्राम आपका आएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा समय देकर करने का प्रयत्न करिएगा। डिटेल देखने के लिए आपको टेलीग्राम में बोल रहा हूँ, वहाँ ज्वाइन करिएगा, उस पर मैं सलूशन इसका डालूँगा, आप वहाँ से इसको अच्छे से फिर से देख लीजिएगा एक बार। मैं करके तो बता दिया, कुछ का तो मैं छोड़ रहा हूँ, जिसका छोड़ रहा हूँ उसका वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, बाह्य बलों की अनुपस्थिति में एक तरल छोटी बूंद की आकृति को निर्धारित करने वाले कारक है। बाह्य बल कोई नहीं है तो छोटी बूंद का जो आकृति होगा कैसा होगा, तो इसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव के कारण इसका आकृति बनता है, जैसा भी बने ऐसे गोल ही बनता है। 30 का एम द्रव्यमान के एक निकाय को 2r त्रिज्या की कक्षा में 3r त्रिज्या की कक्षा में जाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होएगी, तो इसको बोलते हैं हम लोग Gmm/6r हो जाएगा, Gmm/6r। 31 की बात करें, धारारेखी प्रवाह में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा होगा, कोनों का सदैव समान होता है, ये भी सही है। किसी बिंदु पर पहुंचने वाले सभी कणों की गतिज ऊर्जा समान होती है, ये भी सही है। किसी बिंदु पर पहुंचने वाले सभी कणों के संवेग समान होते हैं, सारे सही है, यानी डी आंसर डालिएगा, ये सब नहीं डी डालिएगा, एक से ज़्यादा आंसर।
ताप के बढ़ने पर प्रत्यास्थता गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छा क्वेश्चन है, घट जाता है। प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है वो घट जाता है। बताइए इस क्वेश्चन को जरा देख के क्या कह रहा है क्वेश्चन। जब 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम बर्फ उसी ताप पर पानी में पिघल जाती है, एंट्रोपी में 33 का बताइए। ये हो जाएगा 293 कैलोरी प्रति किलो। देखिए इसको बताऊं क्या, मन करने लगा बताने का। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं ml/273। बात समझ में आ रही है? तो 1000 इंटू 80/273, इसको सॉल्व करेंगे ना, अप्रॉक्सली आपका आएगा 293 कैलोरी प्रति किलो। ये बताइए जरा, ऊर्जा के समान विभाजन के नियमानुसार ठोसों की मोलीय पृष्ठीय ऊष्मा निम्नलिखित में से किस पर आश्रित होती है? इसका आंसर इसमें नहीं है, ठीक है। ताप द्रव्यमान, तापमान द्रव्यमान दोनों नहीं, इसका ई डालिएगा 34 का। ये जो है ना सार्वत्रिक गैस स्थिरांक होता है, उस पर निर्भर करता है, इन चीज़ों पर निर्भर नहीं करता है। एक कण 10 सेंटीमीटर के आयाम के साथ तरल आवर्त गति ऊर्जा करता है। केंद्र पर अधिकतम चाल 5 मीटर प्रति सेकंड के लिए अंतिम बिंदु पर न्यूनतम त्वरण क्या होगा? कैसे बनेगा 35 नंबर क्वेश्चन, देखने का कोशिश करिए। भी मैक्सिमम की यदि बात करें हम, तो हम कह सकते हैं ए ओमेगा, तो 5 = 0.1 इंटू ओमेगा हो जाएगा। तो ओमेगा = निकालेंगे तो 50 आ जाएगा आपका। ये ओमेगा क्या है? कोणीय वेग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोणीय वेग को ओमेगा से हम लोग सूचित करते हैं। ओमेगा थोड़ा यूं जाके ऐसे झुका रहता है। AW² कर देंगे महत्तम बिंदु पर, तो 0.1 इंटू 50 का स्क्वायर, तो 2500 और गुने 0.1, तो निकल के क्या आएगा? 250 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आंसर हो जाएगा आपका क्या? सी। थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब लग रहा है। न्यूमेरिकल तो जान ही नहीं छोड़ रहा है इसको इस चैप्टर में। कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? सबसे कम घर्षण कहाँ पे उत्पन्न होता है? तो रोलिंग घर्षण में, रोलिंग में सबसे कम होता है। माने कि एक हल्का ग्रह है, एक तारे के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में t परिक्रमण काल में विचरण कर रहा है। यदि इन दोनों के बीच में गुरुत्वीय आकर्षण बल r⁻⁻² है के समानुपाती है, तब क्या होने वाला है? सॉल्यूशन में देखिएगा आप, आंसर में बता दे रहा हूँ, t² जो होगा प्रोपोर्शनल होगा r⁻7/2 के, क्योंकि बहुत लंबा इसका सॉल्यूशन है, बहुत टाइम टेकिंग लगेगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कह रहा है किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए, समय अंतराल दिया गया है, एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है। बता सकते हैं क्या आप? तो विस्थापन का क्षेत्र निर्धारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है दो गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती है। कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी? आंसर हो जाएगा दोनों एक साथ भेदेगी, इसमें कोई चेंजिंग आएगा ही नहीं। यदि वृत्ताकार गति करते समय 6 to 8 में आया हुआ है, सब क्वेश्चन देख रहे हैं, 6 to 8 में आया हुआ है, ऐसा ध्यान रखिएगा। यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल एक त्रिज्या दोनों को, फिर से सुनिए, एक वृत्ताकार गति करते किसी पिंड का चाल एवं त्रिज्या दोनों को दुगना कर दे, तो अभिकेंद्रक त्वरण परिणाम क्या हो जाएगा? आसान है, आप पकड़ सकते हैं, दोगुना हो जाता है, ठीक है। इकतालीस करा केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। केपलर का द्वितीय नियम आपको पता है क्या? आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग के संरक्षण पर, कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, उस पर आधारित है। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, आपसे पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा गति जो है सदिश राशि नहीं है, विस्थापन और वेग सदिश राशि है। 43 का निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक आपसे पूछ रहा है।
शीशा हो जाएगा क्योंकि ये दोनों तो सुचालक है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है? स्वतंत्र गुणधर्म हो जाएगा द्रव्यमान जो है स्वतंत्र है, ये सब किसी न किसी पर आयतन ये सब डिपेंड है। मीटर क्यों होता है ना, तो ये कैसे होगा, ये स्वतंत्र तो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम, तो 45 का क्या हो जाएगा? 1 से ज़्यादा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी दीजिए। तीरंदाज, अंतरिक्ष रॉकेट, वेंचुमीटर, सभी ये सभी जो है ना तृतीय गति के नियम का पालन कर रहे हैं। किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होता है? गतिमान वस्तु है, विस्थापन और दूरी का अनुपात होगा हमेशा 1 से कम हो जाएगा। अनुपात निकालना, पहले विस्थापन फिर दूरी, तो या तो 1 होगा या 1 से कम हो जाएगा, हमेशा 1 से कम ही हो जाएगा। सॉरी, विस्थापन दूरी हमेशा जो होता है 1 सेकंड रुक जाएगा। किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात, हाँ ठीक है, 1 से कम होता है, ये डायरेक्ट याद रखना है आपको। एक बस की चाल 10 सेकेंड में 36 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो इसका त्वरण क्या है? तो हम एक चीज़ जानते हैं, एक सेकेंड सॉल्व करना पड़ेगा। ए इक्वल टू जानते हैं v माइनस यू बाई टी, तो 72 से 36 10 सेकेंड में, तो 36 को हम कर देते हैं, घट के आएगा 36, 5/18 से गुना कर देते हैं, नीचे 10 रखते हैं, तो क्या आ जाए 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब ये सॉल्व करेंगे देखिए 18 दूनी 36, 5 दूनी 10/10, क्या आ जाएगा आपका 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा से अलग होकर गिरते हैं, यह किस चीज़ का उदाहरण है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अनुसार है, जो रुका है वो रुका ही रहता है, जो मूव कर रहा है वो मूव ही करना चाहता है। 49 कह रहा है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसको बोलते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। जितना प्रेशर नीचे लगता है उतना ही ऊपर की तरफ लगते रहता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो आंसर हो जाएगा कुछ भी द्रव्यमान वाले किन्हीं वस्तु पर, मतलब वो 1 हो 2 हो 3 हो, सब पे लगते रहता है द्रव्यमान, चाहे कितना भी कम हो या ज़्यादा हो। चंद्रमा के सतह के नज़दीक 2 अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हो, तो क्या घटना हो रही होगी? किसी भी क्षण उसका वेग समान हो जाएगा, मतलब किसी भी क्षण हो नहीं जाएगा, मतलब दोनों गिर रही है ना, तो उसको एक क्षण पे दोनों जगह को देखिए, दोनों पर संवेग जो होगा, उसका वेग जो होगा समान होगा। वो चंद्रमा का हो या पृथ्वी, बात एक ही हो जाएगा। 52 का रहा है m और 4m द्रव्यमान की 2 वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा के चलायमान हो तो उसके वेग का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। 400 न्यूटन वजन की एक लकड़ी ऊर्ध्वाधर सीढ़ी पर चढ़ती है, लड़की है। अगर g का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड हो तो 2 मीटर सीढ़ी चढ़ने में लड़की द्वारा किया गया कार्य आपसे पूछ रहा है, प्रेम से बताइए। हम एक चीज़ जानते हैं, थोड़ा सा इधर करूं और मैं आपको यहाँ एक फार्मूला लिखता हूँ। ये आप जानते हैं क्या? W बराबर FS, तो mg गुना h हो जाएगा। F की जगह पर mg डालेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ चल रही है, और हाइट डाल देंगे डिस्टेंस की जगह पर, तो 400 गुना 2 यानी 800 जूल। 800 जूल कहाँ है? बी नंबर में, बी आंसर हो गया। किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं के योग को क्या कहते हैं? उसकी कुल क्या हो जाती है? यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण है, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण बोलते हैं इसको। 55 नंबर, 1 सेकेंड अभी गड़बड़ हो जाता है। एक वस्तु एक ऊंचाई के मुक्त रूप से गिर रहा हो तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात उस वस्तु में क्या हो जाएगा? तो आधा स्थितिज ऊर्जा और आधा गतिज ऊर्जा हो जाएगा आधा ऊंचाई तक आने में। 900 क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा जरा, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 900 kg प्रति मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है तथा वह तेल 1000 kg प्रति मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व kg प्रति मीटर क्यूब में होना चाहिए। सोच के बताइए। तो कुछ नहीं करना है आपको, चीज़ क्या निकालना है? पी वाइल निकालना है ना। तो एक मिनट, पी वाइल इक्वल टू आप करेंगे PS प्लस PW/2, दोनों को जोड़ दीजिए। 900 प्लस 1000/2, तो यहाँ से आ जाएगा 450 और यहाँ से आ जाएगा 500, यानी 950 प्रति kg मीटर क्यूब।
अंडरस्टैंड किए ना, समझ गए। एक तरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से 2 गुना है, मरकरी के घनत्व से 2 गुना है, उसका उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है, तब एक वायुमंडल दाब दर में कितना सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा। यानी ये तो आपको समझ में आ रही होगी, चेंजिंग तो होगा ही होगा। 38 हो जाएगा इसका, 38। अड़तीस आंसर होगा इसका। नेक्स्ट लास्ट में है वैसे तरल पदार्थों के मामले में जो पात्र के दीवारों को गीला नहीं करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ससंजक बल का मान असंजक बल से अधिक होता है। ससंजक बल का मान असंजक बल से अधिक होता है, उस समय वो दीवार को गीला नहीं करता, अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे दोस्त हमने क्या किया, जितने भी PYQ था इस चैप्टर का हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद मॉडल क्वेश्चन है, तो 58 था, मॉडल क्वेश्चन कितना उसको देख लेते हैं, 50 है। तो एक वीडियो इसमें भी लगेगा। तो इन दोनों वीडियो के बाद हम क्या करेंगे, इसका थ्योरी को भी हम ले आएंगे, ठीक है। लेकिन क्या करूं, जितना क्वेश्चन कराया उसका थ्योरी पहले करा दूंगा। ये सॉल्यूशन है, सारे सॉल्यूशन PDF के तौर पे आपको मिल जाएगा। इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें दिया रहता है जो आपको काम आएगा। इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे सारे चीज़ को। तो चलिए आज के सेवा इतना ही रखते हैं। कैसा सेशन लगा कमेंट्स में बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। कुछ दोस्त मित्र में जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों आज का सेवा इतना ही है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।